नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। रात के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बताएंगे आपको आज दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में फिर गरमाई सियासत। सीबीआई के छापे के बाद हथियार और गोला बारूद की बरामदगी पर भाजपा टीएमसी आमने सामने। भाजपा ने टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की तो टीएमसी ने सीबीआई के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और दक्षिणी गोवा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन कर रहे हैं नफरत की राजनीति। प्रधानमंत्री ने कहा, 2 चरण के चुनाव के बाद एनडीए 2-0 से आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एनडीए की नीति तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। दिल्ली में जेपी नड्डा की मौजूदगी में सिख समुदाय की कई दिग्गज हस्तियों ने थामा भाजपा का दामन। मुंबई उत्तर मध्य सीट से भाजपा ने मशहूर वकील उज्जवल निकम को बनाया उम्मीदवार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के बारपेटा और प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड और महाराष्ट्र के लातूर में किया चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव ने कन्नौज में की चुनावी रैली। आम आदमी पार्टी के लिए सुनीता केजरीवाल ने भी किया रोड शो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं के जंगलों में लगी आग को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। आग पर नियंत्रण के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स भी जुटे। ईरान में जब्त जहाज से जल्द लौटेंगे 16 भारतीय क्रू मेंबर। ईरान ने जब्त किया था इजरायल से जुड़ा जहाज। जहाज के चालक दल में शामिल थे 17 भारतीय नागरिक। क्रू में शामिल एक महिला को पहले ही किया जा चुका है रिहा। और शंघाई में चल रही तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन। भारत की कंपाउंड टीम ने 4 स्वर्ण पदक सहित 1 रजत पदक का रिकॉर्ड किया अपने नाम। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात संदेशखाली की। संदेशखाली में सीबीआई की छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की तो वहीं टीएमसी ने सीबीआई के इस पूरे अभियान को झूठा करार देते हुए छापेमारी के वक्त को लेकर सवाल उठाए। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई की छापेमारी जारी है। बता दें कि शुक्रवार को भी ईडी और सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए थे। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की एक बम निरोधक टीम भी संदेशखाली के अगरहाटी गांव पहुंची थी। संदेशखाली में शुक्रवार को दिन भर चली तलाशी के दौरान सीबीआई ने हथियार और कारतूस बरामद किए। सीबीआई की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में तस्वीरों के साथ दावा किया गया कि हथियारों के साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जेल में बंद तृणमूल नेता शेख शाहजहां का सचित्र पहचान पत्र भी इसमें शामिल है। सीबीआई ने बताया कि 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 भारतीय रिवॉल्वर, कोल्ट कंपनी द्वारा निर्मित पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 1 रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, 1 देशी बंदूक और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए। वहीं इस मामले में भाजपा ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने और उसे आतंकी संगठन घोषित करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि संदेशखाली में बरामद विस्फोटकों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा था। वहीं दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ममता के राज में न मां सुरक्षित है, न माटी और न ही मानुष। তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান ডিক্লেয়ার করে টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই, আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জি সোল রেসপন্সিবল। ममता के राज में ना तो मां सुरक्षित है,
न माटी सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है। वहां पर सुरक्षित है तो शाहजहां शेख जैसा बलात्कारी सुरक्षित है, वहां सुरक्षित है तो आतंकवादी सुरक्षित है, वहां सुरक्षित है तो ईडी पर हमला करने वाले गुंडे सुरक्षित हैं। कि ममता बनर्जी या इस बात का उत्तर दें कि जो एनएसजी के कमांडो ने जिस तरह से वहां हथियारों की बरामदगी की है, इन हथियारों की बरामदगी के बाद क्या उनको सीबीआई की जांच रोकने का, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने का किसी भी प्रकार का कोई नैतिक अधिकार है क्या? वहीं टीएमसी ने सीबीआई के इस पूरे अभियान को झूठा करार देते हुए छापेमारी के वक्त को लेकर सवाल उठाया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव के दिन संदेशखाली में छापेमारी करने के लिए सीबीआई के खिलाफ शिकायत की है। अपनी शिकायत में टीएमसी ने कहा है कि इसका चुनाव पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर संदेशखाली का मुद्दा पश्चिम बंगाल की चुनावी तपिश को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनडीए की महाविजय संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी अघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने इंडी अघाड़ी पर सनातन विरोधियों के साथ होने का आरोप भी लगाया। महाराष्ट्र में एनडीए के चुनाव प्रचार को और धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्हापुर में विशाल जनसभा की। महाविजय संकल्प सभा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए पीएम ने इंडी अघाड़ी पर खूब हमले किए। 2 चरण के चुनाव के बाद एनडीए के 2-0 से आगे चलने का विश्वास जताते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर दिए हैं। कर्नाटक के मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम ने कहा कि अब कांग्रेस इसे देश पर थोपना चाहती है। पीएम ने संपत्ति पुनर्वितरण को लेकर भी कांग्रेस को लताड़ा और कहा कि ये लोगों की मेहनत की कमाई उन्हें देना चाहते हैं जिनका वो देश के संसाधनों पर पहला हक बताते रहे हैं। पीएम ने कहा कि इंडी वालों के 3 अंकों में सांसद चुने जाने तक के लाले पड़े हैं। जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडी अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे, 1 साल 1 पीएम, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश पर ठोपने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के विकास के एजेंडे का मुकाबला न कर पाने वाला इंडी गठबंधन खुलकर देश विरोधी एजेंडे और तुष्टीकरण पर उतर आया है। 370 की वापसी और नागरिकता संशोधन कानून रद्द करने जैसे इंडी गठबंधन के वादों पर पीएम ने कटाक्ष किया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराने को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कहा कि जिस अंसारी परिवार ने जीवन भर मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ा, वो तक प्राण प्रतिष्ठा में आया, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं गए। डीएमके नेताओं के सनातन विरोधी बयानों की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि इंडी अघाड़ी वाले ऐसे तत्वों के साथ खड़े हैं। जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं, उन्हें इंडी अघाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के पर कितनी बीती होगी, बाला साहब ठाकरे के मन पर कितनी चोट पहुंची होगी। ऐसे लोग हैं ये। इतना ही नहीं, इंडी अघाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। पीएम ने कहा कि याकूब मेमन की कब्र को संवारने वालों से महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सरकार बनाओ नोट कमाओ को इंडी अघाड़ी का एजेंडा बताते हुए पीएम ने इसमें शामिल दलों पर जोरदार प्रहार किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी गोवा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। गोवा को एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ के मंदिर जितने भव्य हैं, चर्च भी उतने ही खूबसूरत हैं। 2024 के चुनाव को दो धाराओं का चुनाव बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए की नीति तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की है। कांग्रेस पर मछुआरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने इस दिशा में एनडीए सरकार द्वारा किए गए काम गिनाए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कर्नाटका में इन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस के शाहजादे की उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजादे के एक एक्सरे मशीन लाए हैं और पब्लिकली बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाएगा। और एक्सरे मशीन से कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। और प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के दुष्प्रचार की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है, ईवीएम से होने वाला चुनाव सही है। ईवीएम के उपयोग से भारत का लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, भारत का लोकतंत्र आधुनिक भी हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाकी 5 चरणों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा सहित एनडीए की सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। चुनाव प्रचार में भाजपा सहित एनडीए के दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गुजरात के वडोदरा में रोड शो किया। साथ ही पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में चुनावी जनसभाओं को भी उन्होंने संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का खात्मा कर दिया है। લગભગ 14 કરોડ લોકોના ઘરોમાં નળથી જલ પહોંચાડવાનું કામ, પાણી પહોંચાડવાનું કામ આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યું। 12 કરોડ ઘરોમાં આઝાદી પછી પહેલી વાર ટોયલેટ બનાવવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈ કર્યું। 3 કરોડ ગરીબોને ઘર બનાવી આપવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈ। 4 કરોડ ગરીબોના ઘરમાં પહેલી બાર વીજળી પહોંચાડવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું। 80 કરોડ લોકોને દર મહિને દર વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલો અનાજ મફત આપવાનું કામ આપણા નરેન્દ્રભાઈ। चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कई सदस्यों और सिख समुदाय के कई प्रमुख लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सिख समुदाय के लिए अगर किसी ने सही मायने में काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हम सब लोग दिल्ली में बैठे हैं। मैं भी दिल्ली में था उस समय जब सन 84 में मैंने वो घटना देखी है, किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा था और किस तरीके से इंसानियत का गला घोटा जा रहा था। और 1984 के राइट्स पर प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी बैठाई और ये प्रधानमंत्री जी के काल में हुआ कि
सन 84 के दोषी आज जेल में हैं, यह भी काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। करतारपुर कॉरिडोर आपके सामने है। देश 1947 में विभाजित हुआ था और यह हमारा गुरुद्वारा, जिसमें हम सब लोगों की आस्था है, जिससे हम सब लोग जुड़े हैं, वहां शीश टेकना भी मुश्किल हो गया था और थोड़ा वक्फा नहीं गुजरा, 70 साल गुजर गए, कोई इस मसले को हल नहीं कर सका। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर बना करके आज हम वहां जाकर के मत्था टेक सकते हैं, शीश टेक सकते हैं। ये काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास के खातेगांव में चुनाव प्रचार किया, तो ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने सतकोसिया में पदयात्रा निकाली। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद और औरैया की रैली में कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है। हमने मुसलमानों को पूरे हक दिए, बराबर दिए, लेकिन हमने धर्म के नाम पर नहीं दिया, उसका अधिकार था उसको वो दिया। ये तो आपकी संतान का अधिकार है, आपके वर्षों की कमाई, उसकी कमाई उसको मिलनी चाहिए। मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन फिर से हुआ है, ये देश को धोखा देने के लिए हुआ है। सबसे पहला कार्य ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि यह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में अब मुसलमानों को भी शामिल करके उनको इसका लाभ मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण होना चाहिए? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, देश के संविधान निर्माताओं ने विरोध किया था का देश धार्मिक आधार पर देश में आरक्षण नहीं हो सकता। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट जारी कर दी है। आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम को बीजेपी ने मुंबई उत्तर मध्य से चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सीट से 2 बार की सांसद पूनम महाजन की जगह उज्जवल निकम को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी मिलने के बाद वरिष्ठ वकील उज्जवल देवराव निकम ने कहा कि वो राष्ट्रहित में काम करेंगे। जहां से मैं अभी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, ये मुंबई की एक बड़ी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं मानता हूं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पहले भी मनोहर जी, कैलाशवासी मनोहर जी जोशी ने रिप्रेजेंट किया है, रामदास जी आठवले ने किया है और तरुण युवा पूनम जी ने भी किया है। इन शख्सों ने सिर्फ भाजपा और शिवसेना का नहीं, लेकिन हमेशा देश के हित के बारे में पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए हैं और आम आदमी को किस तरह से शांति मिल सकती इसके बारे में भी उन्होंने सोचा है। मैं आपके माध्यम से यही सबको आश्वासित करता हूं कि मेरी यही कोशिश रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडोदरा में आज रोड शो किया। अमित शाह का रोड शो शहर के प्रतापनगर क्षेत्र में रणमुक्तेश्वर मंदिर से शुरू होकर ओल्ड सिटी के मांडवी की ओर बढ़ा।
केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान आज ओडिशा के पल्लाहारा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वो एक चाय की दुकान पर भी गए। उन्होंने चाय पी और स्थानीय लोगों से बातचीत की। वहीं तेलंगाना भाजपा प्रमुख और सिकंदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी और पार्टी नेता खुशबू ने हैदराबाद में रोड शो किया। रोड शो में उनके हजारों समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अपने नेता की एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। विपक्षी दलों का गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रहा है। सपा, कांग्रेस, आरजेडी ने जनसभाएं कर लोगों से गठबंधन के लिए वोट देने की अपील की। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर से उतरने के दौरान चोटिल हो गई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में डोर टू डोर कैंपेन किया। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी चुनाव प्रचार को धार देने में लगे हैं। इंडी गठबंधन के नेता भी चुनावी जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में एक चुनावी जनसभा की। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज में जनसंपर्क यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जनता को ढेर सारी सुविधाएं देने का काम करेगी। देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है। सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जो गरीब को राशन दे रहे हैं उसका अच्छा राशन करना चाहिए, राशन और अच्छा हो और पौष्टिक आटा मिले और हमारे नौजवानों को और सभी लोगों को आटा के साथ साथ मोबाइल का जो बिल देना पड़ता है, डेटा फ्री होना चाहिए, डाटा फ्री। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुवाहाटी में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने उन नेताओं की भी आलोचना की जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थे और अब इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना करते हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तिरुवनंतपुरम में माकपा के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उन्होंने कहा कि केरल और अन्य राज्यों में माकपा की नीति अलग अलग है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जो लोग कांग्रेस में फले फूले लीडरशिप बना लिए, वो लोग भी आज इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज करते फिरते हैं। CPM Central Committee has to clarify it, and their General Secretary has to clarify it. What is the agenda behind the meeting between PP Jayarajan and Pinarayi Vijayan? Whether it is only for a friendly discussion or any deal has happened between Chief Minister and CPM, BJP leaders. The CPM Central Committee has to investigate it. वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देने पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र का 1.5 करोड़ मुस्लिम समाज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन पूरा समाज इस समय कांग्रेस से बहुत नाराज है, क्योंकि इतनी वफादारी के बावजूद कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है। चर्चा ये है कि कांग्रेस के मुस्लिम वोटों पर आग गड़ाए बैठी उबाठा शिवसेना ने नेताजी की टिकट कटवा दी। मैंने कहा था ना कि महाराष्ट्र में कांग्रेस उबाठा के सामने साष्टांग दंडवत की मुद्रा में है। आगे जाकर पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का विलय उबाठा में हो जाए तो चौंकिएगा मत। बहरहाल मुस्लिम कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह के मूड में है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के खगड़िया में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन चुनाव के बाद सरकार बनाने जा रहा है। वहीं आप नेता स्वाति मालीवाल ने लोकसभा उम्मीदवार महाबल मिश्रा के समर्थन में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया।
आज हम पूछने आए हैं परबत्ता की जनता से, आपको मोदी जी ने परबत्ता के लिए क्या किया, आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया और आपके जीवन में क्या सुधार आया? कोई सुधार नहीं आया, कुछ नहीं, बल्कि गरीबी और बढ़ गई, महंगाई और बढ़ गई, बेरोजगारी और बढ़ गई, पलायन और बढ़ गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान गिर गईं और चोटिल हो गईं। उन्हें मामूली चोट आई है। तेलंगाना की बात करें तो AIMIM प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कांग्रेस में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा चुनाव लड़ने पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीदवार बनाने की मांग की। इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कांग्रेस नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर देश का राजपूत समुदाय बहुत ही नाराज है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह गए कि पहले देश में राजा महाराजाओं के शासनकाल में जब जिसका मन करता था वो उसकी जमीन छीन लेता था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। आज से उन्होंने दिल्ली में प्रचार शुरू कर दिया है। पूर्वी दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कल्याणपुरी क्षेत्र में रोड शो किया। अब देखना यह होगा कि क्या वो मतदाताओं को प्रभावित कर पाती हैं या फिर नहीं। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में 29 अप्रैल को पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने बयान की रिकॉर्डिंग जारी करने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी ने पिछले सप्ताह अमानतुल्लाह खान से लगभग 13 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं नई दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जनता की सेवा के उद्देश्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनने वाले आयुष्मान कार्ड को पूरी तरह से नई दिल्ली में लागू करना इनका अहम उद्देश्य है। चुनावों की तैयारी पर बांसुरी स्वराज से बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजधानी दिल्ली में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अभी हमारे साथ में नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज मौजूद हैं। बांसुरी जी, डीडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बांसुरी जी, आपके पीछे राजनीतिक विरासत तो है, लेकिन चुनाव तो बांसुरी स्वराज लड़ रही हैं। देखिए, बहुत विनम्रता से कहूँगी कि मैं अगर राजनीति में हूँ तो मैं अपनी माताजी श्रीमती सुषमा स्वराज जी के कारण नहीं हूँ। मेरी संघ आयु 24 वर्ष की है और मैंने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ ABVP की कार्यकर्ता के रूप में करा है। 2 मार्च को टीवी के माध्यम से मुझे पता चला गया कि जी एक नया दायित्व पार्टी ने सौंपा है नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी बनने का। जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सकारात्मक कैंपेन कर रही है। हमें इतना ज़्यादा आश्वासन है अपने ऊपर और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से हम भरे हैं। मोदी जी का जो 1 दशक का कार्यकाल है, वो सारी की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का जो असर है वो आपको ग्राउंड पर भी दिख रहा है। सोमनाथ भारती उन्होंने कहा है कि ये जीत मेरी ही रहेगी क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जीत से जुड़ा हुआ है। देखिए, बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपने कहा आप जनता के बीच में जाएंगी, उनकी परेशानी सुनेंगी, लेकिन साथ ही आप ये भी बता चुकी हैं कि आप पेशे से वकील हैं और आप उसको कंटिन्यू करेंगे, तो जनता की रीच में रहेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं हैं। देखिए, महिला हूँ इसलिए, और आप भी एक महिला हैं, तो हम जानते हैं हम सबको मल्टीटास्किंग और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है। वकालत में आप शायद एक व्यक्ति की ज़िंदगी में असर ला सकते हैं या एक परिवार के जीवन को सुधार सकते हैं, लेकिन राजनीति आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स दे देती है जहाँ पर आप इस अच्छाई को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद DT न्यूज़ से बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी पूरी तरीके से अब विश्वास में है कि जीत बीजेपी की ही होगी और जो इतिहास पिछले 2 बार से रहा है बीजेपी का, इस बार भी दोहराया जाएगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DT न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। ऐसे में शिक्षकों ने भी कई तरह के दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही भाजपा ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को 2 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वो टिन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंद रखी हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 8 लाख बच्चे एमसीडी में पढ़ते हैं और अभी ये 2024-25 का सेशन शुरू हो गया है और लॉ में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर उनका इंटाइटलमेंट है कि उनको जो है टेक्स्ट बुक्स मिले, उनको नोटबुक्स मिले, उनको राइटिंग मटेरियल मिले, उनको यूनिफॉर्म मिले। 8 लाख बच्चों में से एक बच्चे को भी अभी तक, आज 27 तारीख हो गई है, कुछ नहीं मिला है। सिमिलरली ऐसे ही 10 लाख बच्चे जो है दिल्ली सरकार के अंदर हैं जो क्लास 1 से क्लास 8 तक हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आते हैं। उनको नोटबुक वगैरह तो मिली है अभी, वो भी हाईकोर्ट की फटकार के बाद, लेकिन किसी बच्चे को 10 लाख में से किताब अभी भी नहीं मिली है। भाजपा के नेता ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार वर्ल्ड क्लास स्कूल का सपना दिखाकर स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या यही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का? दूसरा, आज तो हाईकोर्ट भी सवाल पूछ रहा है कि आप कितने दिनों तक जेल के भीतर रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं। यह कोई भारतीय जनता पार्टी का, किसी राजनीतिक विरोधी का सवाल नहीं है। आज सवाल स्वयं हाईकोर्ट पूछ रहा है कि क्या आप राष्ट्रहित के ऊपर अपने व्यक्तिगत हित को रखना चाह रहे हैं? और ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी? आपके पास तो कई सारे एमएलए हैं, क्या आपको किसी भी एमएलए पर भरोसा नहीं है? क्या अगर सत्ता सौंपनी है तो केवल किसी परिवार के सदस्य को ही सौंपनी है क्या? ना अरविंद केजरीवाल को शर्म है, ना पूरी आम आदमी पार्टी को। हाईकोर्ट के तमाचा, सुप्रीम कोर्ट का तमाचा जो लगातार उनके गालों पर पड़ रहा है, फिर भी बेशर्मी की, बेहया की इतनी इंतहा हो गई है कि इन्हें तनिक लाज नहीं है। ना तो इस्तीफा दे रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, ना काम करने दे रहे हैं। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र में किताबें नहीं मिली हैं। इसे लेकर शिक्षक नेता भी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पुस्तकों की समस्या रहती है। यदि सत्र शुरू होने से पहले ही पुस्तकें बच्चों को मिल जाएं, तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा। किताबों की समस्या हमारे यहाँ रहती है। अब तक किताबें नहीं मिली है, पिछली दफा भी लेट मिली थी। समय से पहले जैसे सेशन शुरू हो तो उससे पहले किताबें मिले तो बच्चों को फायदा हो जाएगा। ये किताबों को लेकर समस्या है। इसके साथ साथ स्टेशनरीज की जहां तक बात है, इस साल भी पिछले साल भी स्टेशनरी हमें किताब, कॉपी और पेन वगैरह मिल रहे हैं, जबकि उससे पहले डायरेक्ट बच्चे के खाते में पैसे जाते थे। वो अच्छी चीज थी, तो उसी तरह किया जाए तो और बेहतर रहेगा, बच्चा खुद अपनी चीज खरीद लेगा। तीसरी एक बहुत बड़ी बात है,
जो स्पोर्ट मटेरियल जो होता है वो हमें मिलता नहीं है, वो जुलाई में मिलना चाहिए, वो जाके पेपर से 2-4 दिन पहले मिलता है। दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने बेंच को बताया कि उन्हें संबंधित मंत्री से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में उपयुक्त प्राधिकारी को ज्यादा शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी हिरासत में हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वो जगह खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूली बच्चों को किताबों के बिना ही पढ़ने दिया जाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो उसे हल्के में ना लें। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार के रुख से साफ हो रहा है कि दिल्ली में चीजें बहुत खराब हैं। एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख पहलू ठप पड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड में नैनीताल और कुमाऊं के जंगलों में लगी आग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के अवकाश रद्द किए और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं के जंगलों में लगी आग को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के अधिकारियों से जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। जंगलों में लगी आग की स्थिति को देखते हुए वनाधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है और सभी को हर समय सतर्क रहने को कहा गया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगलों में लगी आग की रोकथाम के लिए वन विभाग के अलावा अन्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहें। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सूचना तंत्र और मजबूत किया जाए और क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाए। उन्होंने जंगलों में लगी आग के प्रभावी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों का सहयोग लेने की बात कही। समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर नैनीताल और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगी भीषण आग का जायजा लिया। नैनीताल जंगल में पिछले 36 घंटों से लगी आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का अभियान जारी है। आग को नियंत्रित करने के लिए IAF MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा पानी का छिड़काव किया गया। गौरतलब है कि नैनीताल की पहाड़ियों पर बीते 36 घंटे से लगी भीषण आग से अब तक हजारों हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा उम्मीदवार कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। दक्षिण दिल्ली की पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत को 2 बार सांसद रह चुके प्रत्याशी बनाया गया। इससे पहले कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली की मटियाला विधानसभा की क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं। चुनावी मुद्दों पर क्या है उनकी राय और कैसी है उनकी तैयारी, इस पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की कमलजीत सहरावत ने। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को इस बार प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है, तो आइए उनसे बात करते हैं। आपके ऊपर बीजेपी ने विश्वास जगाया है, लेकिन आपके सामने महाबल मिश्रा खड़े हुए हैं। मेरे सामने जो भी खड़े हों, मेरी पार्टी और मेरी पार्टी के नेता द्वारा किए गए काम और जनता का उन पर विश्वास, ये आज सबसे बड़ी बात है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह के वादे किए जाते हैं जनता से, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के वादे नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 10 साल के मोदी जी के काम में हमारी सरकार ने काम जब किया है, कोई भी एक आरोप भ्रष्टाचार का नहीं है, हर वादे को पूरा किया है। इसके विपरीत जो सरकार है, कोई भी हो, उनका काम और उनका भ्रष्टाचार का क्या लेवल है वो आपके सामने है। जनता के बीच में किन समस्याओं को और किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? गाँव की उपयोगिता के लिए जो प्रयोग होना चाहिए, वो पार्क है, वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, वो कम्युनिटी हॉल है, वही बनेगा। 1200 करोड़ रुपए दिल्ली के 360 गांव में खर्च किए जाएंगे। ये फंड पहले दिल्ली सरकार के पास था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसलिए इस पैसे को खर्च किया जाएगा। आप जीत कर आती हैं तो सबसे पहला काम आप जनता के लिए क्या करें? मेरी कोशिश रहेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसकी मैंने बात की है,
वो तो मेरे प्राथमिकता रहेगी। साथ में मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मोदी जी ने बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर ज़मीनी स्तर पर जो उसके लाभकारी होने चाहिए उनको हम एक सर्विस सेंटर खोल कर दें और उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब इसका फैसला तो 4 जून को जनता ही करेगी कि वो अपना विश्वास किस पार्टी पर दिखाती है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में पिछले साल हुए बहुचर्चित हत्याकांड की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। बिरनपुर गांव में होने वाले हिंसा में मौजूदा भाजपा विधायक ईश्वर साहू के 23 वर्षीय बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। पेश है हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 8 अप्रैल 2023 को 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। इस हिंसा में मौजूदा भाजपा विधायक ईश्वर साहू के 23 वर्षीय बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले की अब नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी इसकी पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर लिखा कि अब बिरनपुर हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई। हमारी सरकार के कैबिनेट के निर्णय और सहमति के आधार पर भारत सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू के परिवार को अवश्य मिलेगा न्याय। 2 बातें हैं कि घटना क्या हुई इसकी जांच और घटना क्यों हुई इसकी जांच। घटना होने के कारण है और होते ही हैं, तो उसके क्या कारण है, कैसे वो एक एक करके विषय आगे बढ़ा है, उसकी भी जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपा गया है। आज हमारे विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय ईश्वर साहू जी को न्याय मिलने जा रहा है। आज सीबीआई ने बिरनपुर हत्या मामले में केस रजिस्टर किया है और उसकी जांच चालू हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को राज्य सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि अपनी पुलिस पे उनको भरोसा नहीं है, इसका मतलब है कि अपनी शासन प्रणाली पे, शासन करने की क्षमता पे भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। सीबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए लिखा कि बेमेतरा जिले में एक युवक की हत्या से संबंधित मामले की जांच सीबीआई ने ले ली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आगे लिखा कि बेमेतरा में एक शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 336 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद तमाम चर्चित मामलों की जांच सीबीआई करने जा रही है। लगभग 384 दिन बाद सीबीआई बिरनपुर हिंसा की जांच करेगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, रायपुर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में नशीले पदार्थ बनाने वाली कई लैब्स का भांडाफोड़ किया है। एनसीबी ने बताया कि ऑपरेशन प्रयोगशाला 1 के तहत की गई कार्रवाई में अब तक करीब 300 करोड़ रुपयों की दवाएं जब्त की गई हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक इस ऑपरेशन में गुजरात और राजस्थान में 3 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का भांडाफोड़ किया गया है। रात भर चले इस मल्टी स्टेट ऑपरेशन में अब तक कुल 149 किलोग्राम मेफेड्रोन, 50 किलोग्राम एफेड्रिन और 200 लीटर एसीटोन जब्त किया गया है। इस मामले में 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने मामले में कार्रवाई करते हुए सरगना की भी पहचान कर ली है। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा नरेंद्र मोदी पर बौद्ध धर्म को लेकर उठाए गए सवाल पर बौद्ध भिक्षुओं ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए कहा कि उनका बयान आधारहीन और गलत है। कुशीनगर स्थित श्रीलंका बौद्ध विहार के प्रमुख भंते नंदरतन ने कहा कि बौद्ध धर्म और बौद्ध स्थलों के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने काफी काम किया है। नरेंद्र मोदी ने बौद्ध धर्म के लिए जितना काम किया है, पहले की किसी सरकार ने उतना काम नहीं किया है। सरकार ने बौद्धों को बढ़ावा देने के लिए और भारत और बौद्ध राष्ट्रों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में अप्रैल के माह में एक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बौद्ध सम्मेलन भी आयोजित किया था, जिसके पूरी दुनिया के लोग आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चीफ गेस्ट के रूप में उसको संबोधित किया गया था और साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने भी अध्यक्षता के रूप में उस सम्मेलन को संबोधित किया और पूरे
दुनिया के राष्ट्रों में जो एक भारत और विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण सद्भाव का जो संदेश गया वो हमारे भारत सरकार की देन है। बहुत से ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा और बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं जो पूरे बौद्धों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। दरअसल एक निजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहे जाने पर भी कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र भंते ने कड़ी आपत्ति जताई है। बुद्ध के उपदेश को जो है सभी लोग मानते हैं, तो इसको जो है हमको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्ध को मानता है, बुद्ध का संदेश अपने जीवन में जो है अपनाता है। भगवान ने कहा कि अत्य दीपो भव, अपना दीपक जो है आप स्वयं बने, इसी से जो है आपका कल्याण होता है। तो इसमें हर व्यक्ति के लिए स्वागत है, और कोई व्यक्ति इसको राजनीति से जो है जोड़ता है तो उसको नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो है कोई व्यक्ति कहता है कि जो है भगवान बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हैं, तो ये मिथ्या है, ये गलत है। इस पे जो है बौद्ध लोग जो है विश्वास नहीं करते हैं। बेलगाम लोकसभा सीट कर्नाटक की हॉट सीटों में से एक है। यहां से 2021 के उपचुनाव और 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। बहरहाल भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को चुनाव मैदान में उतारा है। सामने मुकाबला राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के पुत्र मृणाल हेब्बालकर से है, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। बेलगाम लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मृणाल हेब्बालकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस बार किस तरह से फाइट देख रहे हैं, ये जो तरह से शेट्टार आ गए हैं आपके मुकाबले में। इस बार फाइट बहुत बढ़िया चल रहा है। कर्नाटका स्टेट में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, हमारा सरकार है। जो भी हमारे गवर्नमेंट ने जो चुनाव से पहले उन्होंने जो वायदा किया था, वो वायदा पूरा वो करते हुए आज सभी जगह पे मैं जा रहा हूँ, सभी इलाके में जा रहा हूँ, सभी वर्ग के लोगों से मिल रहा हूँ। और जो भी वायदा यहाँ के जो सांसद थे, जिन्होंने 20 साल से जो वादा करते आ रहे हैं, जो उन्होंने बताया था जो बेलगाम को स्मार्ट सिटी का दर्जा वो देंगे, या यहाँ के युवकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलने के उनका कोशिश था, वो सब नाकामयाब वो हो गए हैं। तो इस बार बहुत अच्छा माहौल है, बदलाव का जो वेव है वो चल रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन जगदीश शेट्टार से बात हुई हमारी, तो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का हमें फ़ायदा होगा, राज्य सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका हमें फ़ायदा होगा। आपको कैसे लगता है इसको देख के? वो कौन से सरकार का एंटी इनकम्बेंसी बात कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं, क्योंकि 2 सरकार है, एक तो केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। राज्य सरकार तो अभी बना है, और राज्य सरकार ने जो वायदे किया था वो सभी वायदा पूरा किया है। मेरे ख्याल से जगदीश शेट्टार साहब शायद केंद्र सरकार के बारे में बोलते रहेंगे। जिस तरह से आज यूथ बेलगाम को देखता है, जिस तरह से आज यूथ बेलगाम को इमेजिन करता है, हमारा बेलगाम को हम लोग क्या बोलते हैं कि कर्नाटका स्टेट का सेकंड कैपिटल बोलते हैं। सीरियसली आज यूथ इस मुकाम पे आकर खड़ा है कि बेलगाम को सेकंड कैपिटल की तरह बनाना है, ये हमारा पहला मुद्दा है। और इस हिसाब से इस मुद्दे पे आज यूथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहा है, क्योंकि एक यूथ को टिकट मिला है। केंद्र सरकार की जो योजना जो आते, हर एक सांसद के क्षेत्र में जो आते, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो जो भी योजना है वो सिर्फ योजना के नाम के तहत नहीं होना चाहिए। बेलगाम के लिए जो भी चाहिए वो यहाँ का पल्स मैं जानता हूँ, यहाँ का पल्स के हिसाब से काम करना मुझे बेहतर आता है, मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो भले ही जगदीश शेट्टार जो कि एक्स सीएम रहे हैं कर्नाटका के, वो उनके सामने खड़े हों, लेकिन मृणाल को हमारा यकीन है, क्योंकि वो यूथ हैं और युवा एक नेता हैं, उनका विजन है और जनता उस पर विश्वास करेगी और उनको वोट कास्ट करेगी। फिलहाल किस तरफ जनता जाएगी ये तो चुनाव के नतीजों पर पता चलेगा। कैमरामैन सुमन के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, बेलगाम। चारधाम यात्रा को लेकर देश दुनिया के श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसकी तस्दीक पंजीकरण के आंकड़े कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए इस बार तीर्थयात्रियों के पंजीकरण का रिकॉर्ड टूट रहा है। 10 मई 2024 को श्री केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 12 मई 2024 को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। अभी तक चारधाम यात्रा के लिए 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू किया था। सरकार को उम्मीद है कि इस बार भी चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालु नया रिकॉर्ड बनाएंगे। सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा को लेकर क्या है सरकार का प्लान,
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को किस तरह से किया जाएगा मैनेज और क्या कुछ खास रहेगा इस बार चार धाम की यात्रा में, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल ने बात की उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से। 10 मई से चारधाम यात्रा का उत्तराखंड में आगाज हो रहा है और पर्यटन विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। खुद पर्यटन मंत्री लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है चारधाम यात्रा को लेकर जो 10 मई से शुरू हो रही है, इसको लेकर खुद पर्यटन मंत्री डीडी न्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। यात्रा शुरू होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है इसमें मीटिंग ली है और सबको निर्देश दिए हैं कि यात्रा सरल और सुगम होनी चाहिए और सभी का सत्कार होना चाहिए। जो हमारे उत्तराखंड में आएंगे वो हमारे देवतुल्य जो हैं हमारे पर्यटक हैं, उनका भी सम्मान और सत्कार होना चाहिए और किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसा संदेश उन्होंने दिया है। ये यात्रा इस समय ग्रीन यात्रा होने वाली है और ये हमारा प्रयास है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए यात्रा को हम संपन्न करवाएं। इस बार कुछ संख्या सीमित करने जा रही है, कि संख्या सीमित करने वाला क्या चीज़ है? नहीं, संख्या नहीं है, ऐसा है कि कैरिंग कैपेसिटी होती है, पर मैं ये कहूँगा कि इस समय जो है करीब 15 लाख का करीब हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि 15 अप्रैल से 2024 से ये पंजीकरण प्रारंभ हुआ है। गंगोत्री में 2,87,358 लोगों ने पंजीकरण कराया है, यमुनोत्री में 2,60,597, केदारनाथ में 5,40,999, बद्रीनाथ में 4,53,213 और हेमकुंड साहब में 24,700 लोगों ने पंजीकरण कराया है। ये 15,66,867 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। तो ये लोग वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे और निश्चित रूप में लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ दर्शनों के लिए हमने टोकन सिस्टम रखा है ताकि 1 घंटे से ज़्यादा आपको प्रतीक्षा न करनी पड़े, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लाइन लग जाती है। महिलाएं 5-5, 6-6 घंटे जो हैं खड़ी रहती हैं। शौचालय की वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि 1 घंटे में ही आपको दर्शन हो जाएँ, ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। देश विदेश से जो श्रद्धालु आना चाहते हैं, अब उनके लिए ये संदेश है कि पहले पंजीकरण अपना करा लें और उसके बाद ही जो है यात्रा के लिए आएँ उत्तराखंड। हाँ, निश्चित रूप में पंजीकरण कराएं, तब यात्रा के लिए जाएं, अपनी बुकिंग भी करवा लें। तो यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ बुकिंग हो रही है, तो इसको करवाएंगे तो उनकी यात्रा सुगम रहेगी। स्वास्थ्य जांच को लेकर भी आपने इस बार कमर कसी कि 50 से अधिक जगहों पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच होगी। सर, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि हम लेह लद्दाख जब जाते हैं तो क्लाइमेटाइजेशन के लिए रात्रि रुकना पड़ता है, वहाँ आपको हिलना डुलना नहीं पड़ता, आपको विश्राम करना पड़ता है। यहाँ आदमी नीचे से जाता है, नीचे बहुत गर्म होता है, पहाड़ में जाता है, वहाँ बहुत ठंडी होती है, तो एकदम उनकी जो मैं समझता हूँ वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स श्रिंक करते हैं, तो एक स्थिति पैदा होती है। तो हम ये कह रहे हैं लोगों से कि आप कहीं ना कहीं रास्ते में विश्राम कीजिए। 1 रात्रि आप विश्राम करेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। शुक्रिया महाराज जी हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त राष्ट्र में सिटीजन स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी विषय पर उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने समावेशी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ति का उपयोग करने में भारत के अब तक के कदमों को साझा किया। India has made it a policy objective to ensure that the benefits of digital revolution reach every corner of our diverse society. The vision has led to the development of India Stack, a bouquet of digital tools accessible to everyone. Building this public infrastructure was a true team effort. The government, private sector, non-profit organizations, and volunteers all played a crucial role. The India Stack is like a set of building blocks for our digital world. ईरान की सरकार ने कहा है कि पुर्तगाली ध्वज वाले कंटेनर जहाज MSC एरीज पर सवार चालक दल के सदस्यों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरा अब्दुल्ला लाहियान ने कहा कि हम मानवीय आधार पर गंभीरता से जहाज के चालक दल की रिहाई पर विचार कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने तेहरान में राजदूतों को कॉन्सुलर एक्सेस देने और चालक दल की रिहाई की घोषणा की है। भारत के लिहाज से यह खबर राहत देने वाली है, क्योंकि इसमें भारत के भी 16 नागरिक शामिल हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर के विशेष नौसेना बलों ने 13 अप्रैल को होर्मुज जलडरम भूमध्य के पास MSC एरीज जहाज को कथित तौर पर इजराइल के साथ उसके तार जुड़े होने के चलते जब्त कर लिया था। वहीं शंघाई में चल रही तीरंदाजी की विश्व कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
प्रतियोगिता में भारत की कंपाउंड टीम ने 4 स्वर्ण पदक सहित 1 रजत पदक अपने नाम कर लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 10 रन से हरा दिया। इस मैच में मुंबई को जीत के लिए 258 रन बनाने थे, लेकिन टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 247 रन ही बना सकी। इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 257 रन का स्कोर किया, जो कि दिल्ली का आईपीएल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर रहा। दिल्ली की ओर से जैक फ्रेजर ने 84 रन की पारी खेली, जबकि शाय होप ने 41 और ट्रिस्टन स्टब्स ने नाबाद 48 रन बनाए। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। भाजपा ने तेलकोई से डॉक्टर फकीर मोहन नाइक, चंपुआ से मुरली मनोहर शर्मा, बस्ता से रविंद्र एंडिया और वासुदेवपुर से बनी कल्याण मोहंती को उतारा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुना में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान टीकाकरण से लाखों लोगों की जान बचाई गई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि जब टीके लग रहे थे तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे थे ये मोदी टीका है, लेकिन जब लोगों की जान बची तो चुपचाप जाकर कहा मुझे भी लगा दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहली बार चुनावी प्रचार में उतरी हैं। उन्होंने पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में रोड शो किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। प्रवर्तन निदेशालय के समन की अवहेलना के मामले में अमानतुल्लाह खान को जमानत मिली है। मणिपुर के नारायण सेना गांव में सीआरपीएफ के कैंप पर हुए हमले में शहीद जवान को इम्फाल में श्रद्धांजलि दी गई। शुक्रवार रात बिष्णुपुर जिले के नारायण सेना गांव में हथियारबंद कुकी समूहों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। 4 धाम यात्रा को लेकर देश दुनिया के श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसकी तस्दीक पंजीकरण के आंकड़े कर रहे हैं। 10 मई 2024 को श्री केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 12 मई 2024 को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। अभी तक 4 धाम यात्रा के लिए 15 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी सितम ढा रही है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अभी से हीट वेव चलने लगी है, तो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हुई है। हीट वेव का स्थिति देखते हैं तो आपका ज्यादातर ईस्ट इंडिया और उसमें भी पश्चिमी बंगाल, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन दोनों राज्यों में सीवियरिटी ज्यादा है। नॉर्थ उड़ीसा एंड गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, ये सीवियरिटी मतलब आपका 45 डिग्री के ऊपर, 47 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर या 40 डिग्री के ऊपर, और मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद चल रहा है 40 डिग्री के ऊपर, और जो उसका नॉर्मल है उससे 6.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर। ये स्थिति आपका कई दिनों से लगातार मिल रही है हमें पश्चिम बंगाल से। हमारी उम्मीद है कि रेड अलर्ट अभी जारी रहेगा अगले 5 दिन के लिए। और आपको बता दें कि इंडोनेशिया के जकार्ता में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप का स्थान जकार्ता से 143 किलोमीटर दक्षिण पूर्व था। भूकंप की गहराई 70 किलोमीटर थी। भूकंप में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और इसी के साथ ही समाचार में आज के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।